साल 1937 में एसोसिएट जनरल का गठन हुआ था। इसके बाद 9 सितंबर 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। यह बात आज़ादी मिलने के ठीक 9 साल पहले की है। इस अखबार को शुरू करने में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके तहत 3 अखबार थे, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। यह वही नेशनल हेराल्ड है जो आज सुर्खियों में बना हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों पर ईडी ने 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर चार्जशीट दायर किया है। इसे लेकर अब बवाल हो रहा है। इन 3 अखबारों का संचालन एसोसिएट जनरल यानी कि एजीएल करता था। उस वक्त भी यह माना जाता था कि यह अखबार पंडित जवाहरलाल नेहरू के इशारों पर चलता था। 1942 से 1945 तक इस अखबार के प्रकाशन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, यानी कि 3 सालों तक इस अखबार का प्रकाशन नहीं हो पाया था। देश की आज़ादी के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन अखबारों के बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को इसके बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे एसोसिएट जनरल यानी कि एजीएल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। पंडित नेहरू के निजी सचिव रहे ओएम मथाई ने अपनी किताब में सरदार पटेल और नेहरू की कहानी का जिक्र किया था। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि फिरोज गांधी इस कंपनी के संचालन में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए यह नेशनल हेराल्ड आर्थिक संकट में फंस गया। इसे आर्थिक संकट से उबारने के लिए इसे जनहित निधि ट्रस्ट के रूप में बदल दिया गया। इस नए ट्रस्ट पर भी नेहरू परिवार का ही कब्जा रहा। इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी नेहरू और उनके परिवार के बेहद करीबी लोग बनाए गए। ओएम मथाई ने तो अपनी किताब में यहाँ तक दावा किया कि नेशनल हेराल्ड के लिए बड़ौदा के महाराज से पूरे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत नेहरू से की। इस समय विज्ञापन के नाम पर कई बड़े औद्योगिक घरानों से लाखों की रकम एक साल में इन अखबारों ने हासिल किया। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड को ऑफिस बनाने के लिए जमीन भी आवंटित की गई। 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर नेशनल हेराल्ड का समर्थन करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के साथ ही संदिग्ध धन उगाही के बारे में भी चेतावनी दी थी। सरदार पटेल के पत्राचार में दर्ज इन चिंताओं को नेहरू ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जबकि वह इसके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में आशंकित थे। दशकों बाद सरदार पटेल की चेतावनी अब लोगों के सामने आ रही है, जब ईडी इस मामले की जांच कर रही है। सरदार पटेल की जो चेतावनी पत्र के रूप में तब शुरू हुई थी, वही अब एक बड़े घोटाले के रूप में बदल गई है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दायर किया। इसमें उन पर यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 5,000 करोड़ की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल किया गया है। यह मामला साल 2013 में बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज हुआ था। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। कोर्ट ने इस मामले पर 26 जून 2014 को संज्ञान लिया था। आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन ट्रायल को नहीं रोका गया। चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वर्ष 2010 में एक आपराधिक साजिश के तहत एजीएल की लगभग 2000 करोड़ की संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पने की योजना बनाई गई। बताया गया है कि एजीएल के 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में यंग इंडिया नाम की निजी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अहम भूमिका थी। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76% हिस्सेदारी थी। बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एजीएल को पहले 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9 करोड़ रुपए के शेयरों में बदलकर यंग इंडिया को मात्र 50 लाख रुपए में दे दिया गया। चार्जशीट में लिखा गया है कि यंग इंडिया नाम की कंपनी को एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर सेक्शन 25 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। जांच में पाया गया है कि यंग इंडिया कोई सामाजिक या चैरिटेबल काम नहीं करती थी।
ईडी ने 20 नवंबर 2023 को एजीएल की लगभग 752 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया। आरोप है कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हड़पी गई थी। साल 2017 में आईटी विभाग ने पाया कि यंग इंडिया ने एजीएल की संपत्ति लेकर 414 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की। इनकम टैक्स की जांच में भी इसी साजिश की पुष्टि की, जिसके बाद से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।